चौबोली की कहानी राजा चौबोली और राजा विक्रमादित्य की कहानी। तीसरा पहर रात का। अब राजा विक्रमादित्य ने चौबोली के महल की खिड़की से बोला कि 2 घड़ी रात तो कट गई, अब तू ही बता ताकि तीसरा पहर भी कटे। खिड़की बोली, ठीक है राजा, आपको हुक्म मेरे सिर माथे पर है। आपको मैं कहानी सुना रही हूँ, आप हुंकारा देते जाना। खिड़की ने कहानी सुनाने लगी। राजा, एक गांव में एक ब्राह्मण का बेटा था और एक साहूकार का बेटा रहते थे। ब्राह्मण व साहूकार के बेटे दोनों में गहरी मित्रता थी, अच्छे मित्र थे। जब जवान हुए तो एक दिन दोनों अपने ससुराल अपनी पत्नियों को लेने के लिए एक साथ रवाना हुए। रास्ता बहुत दूर था। रास्ता काटते काटते आगे दोनों ससुराल के रास्ते से अलग अलग हो गए। अलग अलग रास्ते पकड़ने से पहले दोनों ने सलाह मशवरा किया कि वापस यहाँ आने से यहाँ पहुँच जाते एक दूसरे का इंतजार करेंगे। ऐसी सलाह करके दोनों अपने अपने ससुराल का रास्ता पकड़ लिए, रास्ते पर चले गए। साहूकार के बेटे के साथ एक नाई भी था। ससुराल पहुंचने के बाद साहूकार के साथ उस नाई को देखकर बुजुर्ग महिला ने अन्य महिलाओं को सलाह दी कि जमाई जी से ज्यादा नाई की खातिरदारी करना, इसमें कोई कमी न रह जाए, वरना ये हमारी बेटी के ससुराल में जाकर हमारी उल्टी सीधी बातें करेगा, बुराइयां करेगा। इसलिए नाई की खातिरदारी बढ़िया से करना। यह सब कहने से हमारी तारीफ पूरे गांव में फैल जाएगी, यही हमारी बड़ाई करेगा नाई। इसलिए नाई की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहे। घर की बहू बेटियों ने बूढ़ी अम्मा की बात मानकर नाई की खातिरदारी बढ़िया से शुरू कर दी। अपने जवाई को पूछे न पूछे नाई को जरूर पूछे। खाना खिलाना हो तो पहले नाई को पूछे, बिस्तर लगाना हो तो पहले नाई के बिस्तर लगाते। साहूकार का बेटा अपने ससुराल में मायूस और नाई उसे देखकर मूछ मरोड़े। ये देखकर मन ही मन में साहूकार का बेटा दुखी रहने लगा। साहूकार के बेटे को वापस जाने की जल्दी हो गई और ससुराल वालों को बोला कि उसकी पत्नी के साथ उसे विदा कर दे। अब रास्ते में नाई साहूकार के बेटे से मजाक करते चले। ससुराल में नाई की इज्जत ज्यादा रही या जमाई की? जैसे जैसे नाई के डायलॉग साहूकार का बेटा सुना तो मन ही मन में जल भुन जाता था। साहूकार का बेटा मन में बहुत जल भुन जाता था। नाई को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह अपनी डायलॉग बाजी हम जारी रखता था। चलते चलते काफी रास्ता कट गया। आधा रास्ते में ही साहूकार के बेटे ने ऐसी मुनहार वाली बात में गुस्सा आ गया। उसने अपनी पत्नी को रास्ते में ही छोड़कर नाई को साथ लेकर अपने घर को चला गया। बीच में छोड़कर साहूकार के बेटे की पत्नी बहुत दुखी हुई और उसने अपना रथ मायके की तरफ वापस मोड़ लिया और वह रास्ता भटक कर किसी अनजाने नगर में पहुंच गई। वह नगर में घुसते उसे एक मालन का घर था। साहूकारनी ने अपना रथ रोका और कुछ धन देकर मालन को साहूकार की पत्नी ने उसको दोनों को धन देकर उसके घर में रहने लगी। उसको मालन को मना लिया। मालन को फूलों का बगीचा था, फूलों की माला बनाती थी वो। और माला महल के नीचे बैठकर माला बेचने जाती थी। मालन फूल तोड़कर लाती थी। साहूकार ने सुंदर सुंदर फूलों की माला रोज सुबह जल्दी उठकर माला बनाती। सुंदर सुंदर गजरे फूलों की डिजाइन बना के गजरे की मालाएं राजा के लिए सुंदर सुंदर बनाती थी। राजा के पास जब ये माला पहुंचने के लिए मालन देने जाती थी तो मालन से राजा ने पूछा, महल में देकर आती थी तो राजा ने पूछा, आज इतनी सुंदर सुंदर फूलों की डिजाइन की माला बनाकर बेचने के लिए तैयार के कौन बनाकर देता है? मालन से राजा ने पूछा। मालन बोली, राजा आपका हुक्म मेरे सर माथे पर है। मेरे घर में एक स्त्री आई हुई है, बहुत ही सुंदर और गुणवती और रूपवती है। सुंदर सुंदर फूलों की माला डिजाइन देकर गजरे बनाती है। राजा ने हुक्म दिया कि उसको ऐसी कैसी गुणवती रूपवती सुंदर महिला माला बनाती है, उसको हमारे महल में हाजिर किया जाए। क्या करे? अब साहूकार ने बहुत मना किया, पर राजा का हुक्म कैसे टाल सकती मालन। सो साहूकार को राजा के सामने हाजिर कर दिया। राजा तो उस रूपवती को देखकर आसक्त हो गया और उसने ऐसी सुंदर स्त्री कभी देखी थी। उसके महल में कोई भी नहीं थी। सो राजा ने हुक्म दिया कि उसको हमारे महल में भेज दिया जाए। पर साहूकारनी भी बड़ी चतुर थी। वो बोली कि राजा,
आप तो पूरे गांव के मालिक हैं, आप मेरे पिता के समान हैं, आप मेरे भाई जैसे हैं, मेरे ऊपर कुदृष्टि मत रखिए, छोड़ दीजिए। राजा ने कहा मानने वाला था। वह था उस साहूकारनी बोली कि आप मेरे को 6 महीने का टाइम दीजिए सोचने का। राजा ने उसको 6 महीने का समय दिया। उसके रहने के लिए गांव के बाहर एकांत में रास्ते पर एक सुंदर सा महल बनवा दिया। साहूकारनी रोज झरोके की खिड़की से आते जाते लोगों को देखती रहती थी, पर कोई पीहर या मायके से या ससुराल से कोई भी जान पहचान वाला नहीं मिल जाए तो समाचार भेजें। जा सके तो उधर एक दिन रास्ते में उधर से ब्राह्मण का बेटा निकला। रास्ते में साहूकार का बेटे का इंतजार कर रहा था। अपने मित्र को साहूकार के बेटे को अकेला आता देखकर सोच में पड़ गया। उसने पास आकर साहूकार के बेटे से उसकी पत्नी के बारे में पूछा, तो साहूकार के बेटे ने पूरी कहानी ब्राह्मण के बेटे को बताया। ब्राह्मण के बेटे ने साहूकार के बेटे को खूब खरी खोटी सुनाई और बोला कि बावली बूच कहीं का, नाई की खातिरदारी से ज़्यादा हो गई तो तेरी पत्नी की क्या गलती थी? जैसे ऐसे में कोई पत्नी को भी छोड़ सकता है? दोनों को अब दोनों जन उसको वापस लेकर आएंगे और तलाश करेंगे कहाँ घूम घूम कर। उसी नगर करते करते दोनों उस तलाश करते करते दोनों उसी नगर में साहूकारनी के महल के झरोके की खिड़की के पास पहुंच गए। साहूकारनी ने दोनों ने देख लिया और बुलाने के लिए आदमी भेज दिया। ब्राह्मण के बेटे ने दोनों को सुलझटा कर दिया और पता चला कि ये उसका यही पति आ गया। राजा को पता चल गया कि उसका ब्याहता पति आ गया है। राजा ने भी इज्जत से उसको साहूकार के बेटे के साथ, अपनी पत्नी को साहूकार के बेटे के साथ घर विदा कर दिया और वो घर ले आया। ब्राह्मण का बेटा भी अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने घर आ गया। साहूकार का बेटा अपनी पत्नी को लेकर आ गया पूरी नगरी में और आ गया घर खिड़की से। राजा से खिड़की ने पूछा, राजा इसमें आप तो बहुत ही न्यायप्रिय, 7 समुद्र पार भी आपके न्याय की प्रशंसा होती है। आप प्रतिष्ठित आदमी राजा हैं। आप 7 समुद्र के पार भी कई देशों में आपकी चर्चा होती है। इसमें किसकी सलामत है, किसकी, साहूकार की या साहूकारनी की? राजा बोला कि इसमें भल मत साहत तो साहूकार की बेटे की है, जो छोड़ी हुई पत्नी को वापस ले आया। इतना सुनते ही चौबोली का मन में मानो आग लग गई और उसने राजा को कहा फट से, अरे मूर्ख राजा, अधर्मी राजा, ऐसे न्याय हुआ है क्या? साहूकार के बेटे की कौन सी भलसामत है? भलसाहत तो साहूकार की पत्नी की है, जो निर्दोष होने के बावजूद भी उसने छोड़ दिया और उसे रानी बनने का मौका मिला, वह भी छोड़ दिया, उसे जुदा नहीं हुई और वह अपने धर्म पर अटिक रही है। धन्य ऐसे चरित्रवान औरत और स्त्री को, जो राजा ने बोला चौबोली जी, आप ही सही न्याय करते हो, आपका न्याय सही है। आप तो ढोली बजा रहे, ढोल नंगारे पर जोर से ढोल बजा